अगर आपका अकाउंट एक बार NAP हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि लोगों की ज़मीनें यूँ बिक जाती हैं मिट्टी के दाम और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 हो गया तो दुनिया का कोई भी बैंक या कोई भी संस्था आपको लोन देने से इनकार कर देगी और आपको किसी वित्तीय स्थिति में, चाहे आप कितनी कठिनाई में क्यों ना हो, कभी भी लोन नहीं मिलेगा। अगर EMI में देरी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारी या जिसने छोटा लोन लिया है उसी का नुकसान होता है। बड़े व्यापारियों का इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है, चाहे उनकी जितनी भी EMI डिफ़ॉल्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत LLB+LLM स्टूडेंट और आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपकी EMI में देरी हो जाती है या अगर आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो उससे आपको क्या बड़ी नुकसान हो सकते हैं और नुकसान क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है या आपकी ज़मीन नीलामी भी हो सकती है। तो क्या क्या आपके इससे नुकसान हो सकते हैं और ये नुकसान आपके ना हो, इसलिए मैं वीडियो के अंत में आपको इसका समाधान भी बताऊंगा लीगली और कानूनी तरीके से, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो सके। आपकी EMI भले ही डिले हो गई हो, भले ही लेट हो गई हो, भले ही डिफ़ॉल्ट हो गई हो, फिर भी आपको कोई परेशान ना कर सकते। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेट फीस और पेनल्टी। अगर आपकी EMI में देरी होती है या आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो आपकी सबसे पहली विकल्प होता है कि आपकी लेट फीस लगेगी और आपकी पेनल्टी लगेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और दूसरा ऑप्शन होता है आपका सिविल स्कोर ख़राब करना। अगर लगातार आप 1-2 महीने तक EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं या जानबूझकर EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं या आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सिविल स्कोर डाउन कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दें। बैंक की कॉल और रिकवरी एजेंट, अगर आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो बैंक की कॉल्स आपके पास इतनी आएंगी और इतने आपके रिकवरी एजेंट आपके पास आएंगे, आपको धमकी देंगे, लीगल एक्शन लेने की सलाह देंगे कि हम आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको धमकियां देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा नुकसान आपका हो सकता है वो होता है लीगल एक्शन का। अगर आप लंबे समय तक EMI पे नहीं करते हैं, आपकी लंबी समय तक EMI डिफ़ॉल्ट रह जाती है, तो आपके अकाउंट को NPA कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इससे क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है, आप देना नहीं चाहते, तो आपकी प्रॉपर्टी का नीलामी प्रक्रिया या कुर्की प्रक्रिया चालू हो सकती है। अब NPA अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपका NPA अकाउंट कर दिया गया है तो वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, सब स्टैंडर्ड एसेट। इसमें क्या होता है, अगर आपकी EMI 1 साल तक कोई भी पैसा आपने जमा नहीं किया, 1 साल तक कोई भी EMI जमा नहीं की, तो आपका फर्स्ट नंबर सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है। नंबर 2, डाउटफुल एसेट। इससे क्या होता है, अगर आप 1 साल से अधिक या उससे ज़्यादा भी के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं या EMI नहीं भर रहे हैं तो आपका इस सेकंड स्टेप में चला जाता है। और थर्ड स्टेप में अगर आपका चला जाता है, जो कि लॉस एसेट है, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब बैंक को लगता है कि आप पैसा देना ही नहीं चाहते और आपकी ज़मीन की नीलामी करानी ही होगी। अगर आप थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, जो कि कानूनी एक्शन तो तीनों हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड, लेकिन अगर आप थर्ड स्टेप में आ जाते हैं तो आपके ज़मीन की नीलामी से आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसा ही नहीं कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप अगर यहाँ हैं तो आप क्या समाधान कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आपकी नौकरी चली गई है, आपका कारोबार बंद हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं और आपके समाधान क्या हैं। जब आप लोन लेते हैं, अब लोन कई तरह के होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और होम लोन, कई प्रकार के लोन लेते हैं। अलग अलग प्रकार से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो उसमें आपकी EMI में कई ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें समाधान के लिए EMI मोरेटोरियम। इससे क्या होता है, आप अपने बैंक में जाकर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक में जाकर आप अनुरोध कर सकते हैं उनसे और EMI विकल्प चुन सकते हैं कि मैं, उससे क्या होगा कि आपको कुछ समय के लिए आपकी EMI बंद कर दी जाएगी और आपको 2 या 3 महीने बाद से फिर से EMI आपकी चालू हो जाएगी। तब तक 2-3 महीने के लिए आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आप कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। और दूसरा विकल्प होता है आपके पास रीस्ट्रक्चरिंग का। आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं
और उनसे बता सकते हैं कि मेरी वित्तीय स्थिति अभी सही नहीं है और मैं ईएमआई भरने में असमर्थ हूँ, तो आपको क्या होगा कि आपकी लोन की अवधि जो है वो बढ़ा दी जाएगी, आपकी ईएमआई की अवधि बढ़ा दी जाएगी और आपकी ईएमआई भी कम कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर वर्तमान में पैसा नहीं है तो आपके ऊपर से दबाव कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है डेबिट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें आप बैंक से संपर्क करते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति बताते हैं ताकि आपको आपके बैंक के अनुसार आपकी जो ब्याज दर है वो कम की जा सके और कर्ज की सीमा बढ़ा दी जा सके और आपका जो मूलधन आपने ब्याज में लिया है उसमें भी कुछ छूट आपको मिल जाए। ऐसा बैंक प्रावधान करता है। मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और डेबिट रीस्ट्रक्चरिंग और ईएमआई मॉरेटोरियम, ये तीनों चीज़ें लीगली हैं और कानूनी तरीके से आप इनकी मांग कर सकते हैं आपके पास पैसा नहीं है तो। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुलकर बताई नहीं जा सकती। जो मैंने कानूनी प्रक्रिया थी या जो होती है, इसके अलावा कोई कानूनी ऐसी प्रक्रिया होती नहीं है। देखिए मैं बता दूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपका अमाउंट छोटा है जैसे 1 से 5 लाख तक, तो आपके पास कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी लीगल नोटिस नहीं आ सकता। ईएमआई से रिलेटेड जो भी लीगली समस्या थी मैंने आपको उसका समाधान लीगली रूप से कानूनी तरीके से दे दिया है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग समस्या है, आप समझ रहे होंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।